गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एफडीआई इन इंडिया। तो यूएनसीटीएडी उनकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है 7th पोजीशन पर आ गया है वर्ल्ड में अमंग द टॉप रिसिपिएंट्स ऑफ एफडीआई। तो अब जो है इंडिया की जो पोजीशन है वो एज़ कम्पेयर टू जो है लास्ट ईयर वो एक रैंक ऊपर हुई है जो है। और ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के जो है ये फिगर्स हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले तो हमें पता होना चाहिए कि होती क्या है। तो एक तो होता है कि आप इन्वेस्टमेंट जो है आप नॉर्मली किसी फॉरेन कंपनी में करते हो जस्ट बिकॉज आप उसके स्टॉक से जो है प्रॉफिट कमाना चाहते हो जब उसके प्राइजेस में फ्लक्चुएशन हो। एक इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो आप किसी कंपनी में, फॉरेन कंपनी में आप समझ लो किसी यूएस बेस्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर। वो उस कंपनी का मैनेजरियल कंट्रोल खरीदना चाहता है, वो उसको उस कंपनी को रन करना चाहता है। तो जो जिसका लास्टिंग इंटरेस्ट है, लंबा इंटरेस्ट है जिसका उस कंपनी को चलाने में, तो जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो अब जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें जो है इंटेंशन ये है कि एक लास्टिंग इंटरेस्ट बना के रखना है। डे टू डे ऑपरेशंस उस कंपनी की जो है उसमें भी डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होना है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये एक शोकेस होती है कि आपकी इंडियन इकोनॉमी में कितना ट्रस्ट है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स अगर हमारी इंडिया की कंपनीज़ में खुद उसको चलाने आ रहे हैं, उसको डायरेक्टली डे टू डे रन करने आ रहे हैं, तो इसका मतलब इंडियन इकोनॉमीज जो है वो परफॉर्मिंग वेरी वेल। ठीक है। तो अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कह रही है कि टॉप 3 एफडीआई डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड जो है वो यूएस है, चाइना है और हांगकांग है। ठीक है। तो देखो चाइना कितना बड़ा है और उसमें $181 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, और हांगकांग छोटा सा एक आइलैंड स्टेट है उसमें $141 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हांगकांग जो है वो एक टैक्स हेवन है, तो लोग चाइना में भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो हांगकांग के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ की फिगर्स आपको बहुत हाई दिखेंगी। सो एनीवेज, तो यूएनसीटैड जो है वो कह रहा है कि ग्लोबल एफडीआई फ्लो जो है वो रिकवर कर चुका है प्री पैंडमिक लेवल पे। 2021 के साल में वो रिकवर कर चुका है और 64% ग्रोथ देखने को मिली है एफडीआई में। $1.6 ट्रिलियन की लगभग एफडीआई जो है हमको फ्लो होते हुए दिखी है ग्लोबली। इंडिया के जो है सिनेरियो में उन्होंने कहा है कि इंडिया ने एफडीआई इनफ्लोज में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा अमंग द टॉप 10 होस्ट इकोनॉमीज फॉर एफडीआई। सिर्फ इंडिया में ही थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, और 2021 में 2020 के मुकाबले जो है डिक्लाइन देखने को मिला। $45 बिलियन का जो है वो एफडीआई इनफ्लो हुआ है। ठीक है। क्योंकि इंडिया में आपको याद होगा कि अप्रैल मई 2021 के टाइम फ्रेम में बहुत ही डेडली डेल्टा वेव आई थी, तो उस टाइम पर जो है बहुत अनसर्टेनिटी थी अबाउट इंडिया का उस टाइम पर जो इकोनॉमिक फ्यूचर। तो इस टाइम पे जो है एफडीआई इनफ्लोज कम हो गए थे। ठीक है। ऑफकोर्स जब वो नॉर्मलसी आई तो दोबारा से एफडीआई इनफ्लोज आ गए। तो जैसे अब 2022 में या 2023 में आप देखोगे कि धीरे धीरे एफडीआई के जो केस में जो है वो नॉर्मलसी आनी शुरू हो जाएगी, अनटिल और अनलेस दिस रशिया यूक्रेन वॉर डज नॉट गो ऑन इंडेफिनेटली। ठीक है। सो अब सीटैड के बारे में देखते हैं। यूएनसीटैड जो है वो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1964 में इसको बनाया है। डेवलपमेंट इशूज़, इंटरनेशनल ट्रेड, इसके बारे में बात करने के लिए जो है इसको बनाया गया है। तो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एड, ट्रांसपोर्ट, ये सब इसके जो मेन जो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ये डिस्कशंस करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। इनकी कॉन्फ्रेंस 4 साल में एक बार मिलती है। सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में 1968 में उसको कंडक्ट किया गया था। 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं, हेडक्वार्टर्स इसका जिनीवा में है। अब ये कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, यहाँ पर मेंशन की गई है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड एनवायरनमेंट रिव्यू, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो ऑफ कोर्स अभी निकाली गई है, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2022 का जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है जिसमें इंडिया को लास्ट रैंक दिया गया, उसको जो है अनसाइंटिफिक और बायस्ड कहकर जो है नकार दिया है। अब आप खुद भी देखोगे तो आप देखोगे कि एक तरह से हिट जॉब अगेंस्ट इंडिया है ये रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में इंडिया को 180 कंट्रीज़ की रैंकिंग में 180th ही रैंक दिया है, और जो हिस्टोरिकली जो हाईएस्ट पॉल्यूटर्स हैं यूएस जैसे, और जो इस टाइम पर सबसे बड़ा पॉल्यूटर है चाइना, उनको इंडिया से आगे रखा गया है। यूएस को तो रादर 43rd रैंक दिया गया है, चाइना को तो फिर भी चलो 160th रैंक दिया है,
यूएस जो सबसे बड़ा पॉल्यूटर रहा है इंडस्ट्रियल एज के टाइम पर भी, और उसके बाद भी उसको 43rd रैंक दिया गया। तो अब आप सोच ही सकते हो कि किस तरह की बायस्ड रिपोर्ट है ये। तो इंडिया को उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है, इंडिया की एयर क्वालिटी पुअर है, और जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ज़्यादा राइज कर रहे हैं, इसलिए इंडिया जो है वो लास्ट रैंकिंग पे है। अब इंडिया ने जो है फैक्ट बेस्ड इसका क्रिटिसिज्म किया है, फैक्ट बेस्ड जो है बताया है कि कैसे ये रिपोर्ट जो है बहुत ही बायस्ड है और अनसाइंटिफिक है। तो पहले तो इंडिया ने बोला है कि इंडिया जिन जिन इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन इंडिकेटर्स का वेट इन्होंने जान के कम कर रखा है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में। फिर उन्होंने बोला है कि पर कैपिटा एमिशंस अगर हम देखें, पर अब यूएस समझ लो 100 एग्जाम्पल लेते हैं, 100 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर एमिट करता है और इंडिया अगर 120 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया इज अ लार्जेस्ट एमिटर। इंडिया की पॉपुलेशन में तो देखो ना, इंडिया की पॉपुलेशन और यूएस की पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा एमिशन जो है उसको इसने कंसीडर ही नहीं किया इस रिपोर्ट ने। उसने एक होलसम जो है, जो मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे 120 टन, ऑफकोर्स इतना कम तो नहीं होगा बट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, तो 120 टन को ज़्यादा मान लिया और 100 टन को कम माना, जबकि पर कैपिटा मिशंस तो यूएस और यूरोप बहुत ही ज़्यादा है, इंडिया तो की तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो उस मेथडोलॉजी ही जो है वो ही रिपोर्ट जो है वो बायस्ड है इस कंटेक्स्ट में। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को इन्होंने फॉलो नहीं किया, लो वेटेज दी है, तो जो आपकी पर कैपिटा मिशंस को भी नहीं फॉलो किया इन्होंने, और जो है जिन कंट्रीज़ ने नेट ज़ीरो 2050 को में जो प्रॉमिस किया है उनको जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। और इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रिंसिपल को भी इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने पहले तो अपनी पूरी एमिशन कर ली है, अब वो हमें पाठ पढ़ाने लगे हैं कि इन्वायरमेंट बचाना है, आपको कम करना है एमिशंस, जब हमारी ग्रोथ का टाइम आया। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस रिपोर्ट में कोई वेटेज नहीं दी गई है। मैथडोलॉजी जो है वो भी जो है फ्लॉड है। एक जो है आपके एक इंडिकेटर जो है हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने पॉइंट आउट किया है, क्लाइमेट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर पिछले 10 साल के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है एमिशंस में उसको जो है कंसिडर किया गया है, ठीक है। और उसको हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है कि एक तो लॉन्ग टाइम पीरियड लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल में तो है, अब जो है वो अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो तो 10 साल में तो क्या होगा कि जो आपकी डेवलप्ड वर्ल्ड है उन्होंने तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली होगी, क्योंकि तो उससे पहले वो ऑलरेडी अपना जितनी इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट वो तो कर चुके हैं। तो मेथडोलॉजी भी इनकी फ्लॉड है इस मामले में। फिर उन्होंने बोला कि फॉरेस्ट और वेटलैंड जो है उसको जो है फैक्टर ही नहीं किया है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, अब आप एडिटोरियल आज पढ़ोगे आज का, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कवर किया है कि एरिट्रिया का दिखाया है कि एरिट्रिया का जो फॉरेस्ट कवर है जितना वो मतलब लगभग सिर्फ 7 हेक्टेयर्स के आसपास जो है फॉरेस्ट कवर उनका डिक्लाइन हुआ है। इंडिया का लगभग एग्जाम्पल लेते हैं 200 हेक्टेयर या फिर 2000 हेक्टेयर भी चलो लगा लें, 2000 हेक्टेयर जो है वो फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ है। लेकिन आप ये भी तो कंपेयर करो कि एरिट्रिया का फॉरेस्ट जो कवर है वो सिर्फ 50 हेक्टेयर है या 100 हेक्टेयर है, और इंडिया का तो मिलियंस में हेक्टेयर्स में फॉरेस्ट कवर है। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि जो लॉस है उसका प्रपोर्शन इंडिया में ज़्यादा है कि एरिट्रिया में ज़्यादा है? तो वो भी कवर करने में ये रिपोर्ट ने कोई भी जो है वो सेंसिबल जो है वो रैशनले नहीं लिया है। फिर एयर पॉल्यूटेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन को जो है मापने के लिए उन्होंने कॉपरनिकस एयर पॉल्यूटेंट जो है कंसंट्रेशन डेटा यूज़ किया है, लेकिन इस रीजन में, हमारे रीजन में उनके कोई मॉनिटरिंग नेटवर्क ही नहीं है। तो जिस रीजन में उनके कोई मॉनिटरिंग नेटवर्क नहीं है वहाँ पर उन्होंने जो है अजम्पशन बेस्ड काम किया है। मतलब जो कॉपरनिकस एयर पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन जो है उसके जो उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है ना, समझ लो कि यूएस में उसके मॉनिटर्स लगे हैं या उसकी जो है इंडिया में उसके मॉनिटरिंग नेटवर्क्स ही नहीं है। तो उन्होंने सारी जो इंडिया में एयर पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन की जो अजम्पशंस ली हैं वो ही जो है वो बायस्ड हैं।
ठीक है। इंडिया ने फिर बताया कि इंडिया को तो रिकॉर्ड इम्पैकेबल रहा है। इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में टाइम पर प्रॉमिस किया था कि हम 40% ऑफ आर इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, और हमने ये कमिटमेंट दी थी 2030 तक की, लेकिन हमने उसको 2021 में ही 9 साल पहले ही उसको अचीव कर लिया है। तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और बाकी किसी कंट्री ने अपनी जो भी है कमिटमेंट्स उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स इंडिया। अब ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि क्यों बायस है ये। अभी आप इसके बारे में देखो तो 180 कंट्रीज़ को रैंक करते हैं 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे। इसको रिपोर्ट को किसने प्रिपेयर किया है? येल सेंटर, जो कि यूएस बेस्ड है, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये भी यूएस बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में डेवलप्ड कंट्रीज़ जानबूझकर इंडिया को एक तरह से डिनिग्रेट कर रही हैं ताकि क्लाइमेट चेंज में जो नेगोशिएशन हो रही है उसमें इंडिया को विलीफाई किया जा सके, और इंडिया को एक तरह से अलग थलग किया जा सके कि इंडिया इज़ नॉट सीरियस अबाउट जो है वो इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब जो है 0 से लेकर 100 तक रैंक जो है स्केल पर जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं, और उसमें वो 100 ऑफ कोर्स जो है वो बेस्ट परफॉर्मर होता है और 0 जो है वो वर्स्ट परफॉर्मर होता है। तो इंडिया को अच्छे मार्क्स नहीं मिले एक तरह से इस इंडिकेटर में, और इंडिया को लास्ट रैंक दिया गया है। ठीक है, ऑफ कोर्स मोटिवेटेड रिपोर्ट है, इसलिए इंडिया ने इसको फैक्ट बेस्ड जो है वो इसका क्रिटिसिज्म किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो IAEA के 35 नेशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया है ईरान को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि उनके कुछ अनडिक्लेयर्ड साइट्स में यूरेनियम के ट्रेसेस कहाँ से मिले हैं। तो ये रेजोल्यूशन जो है वो UK, फ्रांस, जर्मनी और US ने जो है IAEA में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। सिर्फ रशिया और चाइना ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया, इंडिया ने तो इसमें वोटिंग करने से एब्सटेन किया है। तो एनीवेज ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है। तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है क्या। तो एक्चुअली 1957 में इसको बनाया गया पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, और ये इनहिबिट करती है कि कोई भी तरह का मिलिट्री यूज़ उसका ना हो सके। और डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द UN तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसकी रिपोर्ट्स जो है वो UN जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाती हैं। तो इसका जो हेड सेक्रेटरीट है वो वियना इंटरनेशनल सेंटर इन ऑस्ट्रिया है ऑफ कोर्स, और इसके करंटली जो है लगभग 173 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायो इकोनॉमी। तो PM मोदी जो है उन्होंने बोला है कि इंडिया की बायो इकोनॉमी जो है वो 8 टाइम्स ग्रो की है पिछले 8 साल में, फ्रॉम $10 बिलियन टू $80 बिलियन। तो बायो इकोनॉमी होती क्या है? तो बायो इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें आपके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो आपके रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, केमिकल यूज़ कर रहे हो, एनर्जी कहाँ से डिराइव कर रहे हो, वो आप सब रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से जो है वो अगर डिराइव कर रहे हो तो आप बायो इकोनॉमी रन कर रहे हो। ठीक है, तो रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ करते हुए अगर हम फूड, एनर्जी और इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम बायो इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया की बायो इकोनॉमी रिपोर्ट के मुताबिक कंट्री की बायो इकोनॉमी जो है उसका साइज़ 12.3% बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू 2020, और अब वो अगर वो $62.5 बिलियन जो है वो 2019 में था, तो वो अब बढ़कर जो है $70.2 बिलियन पहुंच चुका है। ठीक है, अब हमारे जो नेशनल GDP में इसका शेयर अब जो है वो 2.7% जो है वो बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू 2019 जब वो 2.2% था। तो ये रिपोर्ट जो है आपकी किसने दी है? बिराक ने। बिराक जो है वो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर कंपनी है ये, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है। इंडस्ट्री एकेडमिया का इंटरफेस जो है ये लेकर आती है, और स्ट्रेटेजिक रिसर्च, इनोवेशन और जो है डेवलपमेंटल नीड्स जो है कंट्री की, उसके ऊपर ये रिसर्च करती है। ठीक है, सो नेशनली और ग्लोबली इसके पार्टनर्स हैं जो कि आपके बायो रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो एक नेचर मैगजीन में एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया एस्ट्रोनॉमर्स ने कि उन्होंने एक ऐसा फास्ट रेडियो बर्स्ट देखा है जो कि बार बार एमिट कर रहा है जो है फास्ट रेडियो को। ठीक है, रेडियो वेव्स को। तो पहली बात तो कि फास्ट रेडियो बर्स्ट होता क्या है? तो 2007 में पहली बार हमने देखा था कि ब्राइट बर्स्ट्स ऑफ रेडियो वेव्स हैं जो कि एमिट किए गए हैं किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट द्वारा
कुछ भी हो सकता है, वो कोई स्टार हो सकता है, मैग्नेटार हो सकता है, कोई प्लैनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि ब्लैक होल भी हो सकता है। तो रेडियो वेव्स एमिट किए किए गए हैं ब्राइट बर्स्ट, बस बहुत ही कम टाइम के लिए, मिली सेकेंड स्केल से भी कम टाइम के लिए, ठीक है। तो पहली बार हमने 2007 में देखा था इसको, ऐसे FRB को, और इनके ओरिजिन हमें नहीं पता कि कहाँ से ये एमिट किए गए हैं, तो इसकी जो अपीयरेंस है वो भी हमें नहीं पता है, इसलिए इसके बारे में, ठीक है। तो जो अभी रिसेंट वाला हमने जो है वो ऑब्जर्व किया है, वो कैसे पिछले वालों से डिफरेंट है, क्योंकि ये जो आपका फास्ट रेडियो बर्स था, जो नाम दिया गया FRB 20190520B, ये बार बार जो है वीकर रेडियो वेव्स को एमिट करता रहा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अलग है और इसलिए न्यूज़ में भी आ गया, ठीक है। सो ऐसा सिर्फ एक बार पहले और हुआ है 2012 में, उसने भी ऐसी एक और ऐसा एक FRB था जिसका नाम है FRB 121102। तो इसने भी बार बार जो है वो वीकर रेडियो वेव्स को एमिट किया था। सो एनीवेज, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनोकोवैक्स। तो एनोकोवैक्स जो है वो कोविड वैक्सीन है एनिमल्स के लिए, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और ये इनएक्टिवेटेड डेल्टा जो स्ट्रेन है उसकी वैक्सीन, उससे बनाई गई वैक्सीन है। सेफ़ है डॉग्स के लिए, लायंस के लिए, लेपर्ड, माइस और रैबिट्स के लिए। इंडिया पहला नहीं है जिसने कि ये एनिमल्स के लिए वैक्सीन निकाली है, कोविड वैक्सीन। रशिया ने 2021 में ही निकाल दी थी, कार्नीवैक कोव नाम से। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 15 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं जो कि अभी तक टोटल कोविड से इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो ये वैक्सीन कैसे काम करेगी? ऑफ कोर्स ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, लाइक आपका कोवैक्सिन, और ये आपके डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट्स को न्यूट्रलाइज करने में हमको इफेक्टिव दिख रही है। तो क्या आपके जो एनिमल्स हैं वो कोविड ह्यूमंस से ले सकते हैं? ऑफ कोर्स हमने देखा है ऐसा कोविड के टाइम पर कि जो आपके घर पर रखे गए जो पेट्स थे, उनमें जो है जब ह्यूमंस को इन्फेक्शन हुई तो उनकी क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से उनके पेट्स को भी इन्फेक्शन होने लगी थी। तो इवन जो है US के जो है डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है आपका US CDC जो है आपका, बेसिकली उन्होंने बोला कि जो है इन एनिमल्स जो है उनको सिवियर इन्फेक्शन हो सकती है कुछ केसेस में, बट वो ऑफ कोर्स बहुत बहुत रेयर है। तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर एनिमल्स में ये वायरस चलता रहा तो हो सकता है कि इवन आफ्टर गेटिंग ऑल ऑफ द पीपल वैक्सीनेटेड दिस में ट्रेवल टू ये आई एम सॉरी, ये जो अगर हम पूरी दुनिया के सभी लोगों को वैक्सीनेट भी कर दें तो हो सकता है कि एनिमल्स में ये वायरस घूमता रहेगा और फिर ये इसका कोई न्यू स्ट्रेन बन के वो दोबारा ह्यूमन पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए हमें एनिमल्स को भी इससे वैक्सीनेट करके एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is FDI in India. So India's rank has jumped to 7th position now, and India is among the top recipient states of FDI in the 2021 calendar year. So this report has been given by the United Nations Conference on Trade and Development. So this report's name is World Investment Report. So FDI, you know that FDI is not just an ordinary investment. So an investor is not seeking to only make quick money through stock prices, but the investor is making a large investment so that they have an intention to run that particular company, or they have a lasting interest in that company, so they get involved in managerial control and all that. So that is what is called foreign direct investment. So this report is highlighting that top 3 FDI destinations in the world are US, China and Hong Kong, and UNCTAD has also said that global FDI flows have recovered to the pre-pandemic levels in 2021, and it has reached to about $1.6 trillion. India is the only country in the top 10 host economies which saw a decline of FDI in the year 2021. Of course, maybe it was due to the Delta wave that crippled the Indian economy and even the health of the people during the April to June time frame of last year. So what is this UNCTAD? So it's a permanent intergovernmental body and it is established by United Nations General Assembly in 1964. It is responsible for development issues and particularly international trade. It frames policy regarding trade, technology, finance, aid and transport. And its conference is held once in 4 years. It was founded in it has currently 195 members, and its headquarters is located in Geneva, that is in Switzerland.
and it releases these reports. Of course, this World Investment Report has been released recently, and these three other reports are also released by UNCTAD. So the next topic is Environment Performance Index. So this index has been in news because the Environment Ministry has called it unscientific and biased in its methodology. So you know that this report has ranked India at the last position, saying that India is prioritizing economic growth over environment. And what is surprising is that it has ranked US, which is the largest historical polluter, at the rank of 43, and the current highest emitter, China, at the 160th position. So this is basically uh, stupid, okay, on part of Environment Performance Index makers to make anyone else believe that this is how the countries like India are performing. So they, according to them, India is performing even bad than US and China, okay, which is not, of course, the case. So they have also talked about poor air quality in India and rising greenhouse gas emissions. So that's why they have put India at the bottom of the list. So why India has rejected the report? Of course, India has said that they are not considering the right methodology. They are not considering per capita emissions, which is, of course, the lowest in the world for India because of its huge population, and then they are giving weight to only areas where India is performing bad, and in where and areas where India is performing good, they have not, such indicators are not given enough weight. Principle of equity has not been followed. It has been given very low weightage in this in calculating in this index. So that's why, of course, you know that the target, why India is being targeted by this index, because the developed countries want to vilify India. They want to present an image that India is not serious about environment. So when because you know that India leads the developing countries in climate negotiations. India is the leader. India wants to prevent the historical injustice that has been meted out to these developing countries, because you know that developed countries, they have emitted all kind of emissions when they had to go for economic development. But now when it is time for developing countries to go for, to adopt economic development, they these developed countries are coming into the path, saying that environment needs to be protected. Okay, so that's why there must be common but differentiated responsibilities. But this principle has not been given enough weightage in this index. Even the methodology that has been used is flawed, and the greenhouse gas emission trajectory that net zero countries, that countries who have promised net zero by 2050, they have been given a better ranking that as compared to those which are reluctant to promise anything on paper. Of course, these countries which have promised net zero by 2050, including the US, they would not be able to achieve it because their track record says that. Even the air pollution measures, or the monitors for air measuring air pollution, this Copernicus air pollutant network, which does not even have a space in India, which does not even have a space in India. It is measuring. It is making assumptions about air pollution in India, and based upon those assumptions, these rankings have been given. Okay, so that's why India has called this report as biased. India has said that we have an impeccable record. We have achieved target of 40% installed electricity capacity that we promised during the Paris Agreement, and we have achieved this target 9 years in advance. Okay, so India is the only country which has achieved its target in advance, and the other countries have not achieved their Paris climate targets as of now. Okay, so what is this Environment Performance Index? Of course, this is report is prepared by Yale and Columbia. So these universities are basically Western institutions which are controlled, which have released these index. And of course, you can see that the motive is to vilify India, so that they can create a division between the unity.
of developing countries, and by painting India as a villain in environment negotiations. So the next topic is International Atomic Energy Agency. So International Atomic Energy Agency has its 35 nation board of governors have passed a resolution criticizing Iran for failing to explain the uranium traces at undeclared sites. Okay, so resolution of course was submitted to submitted by the UK, France, Germany, and US. That's why of course it was opposed by Russia and China, while India has abstained from voting. Of course, this resolution has been passed, but India has not voted into it. Okay, so about what is this International Atomic Energy Agency? Of course, it was founded or set up in 1957. The mandate of this agency is to ensure that there is peaceful use of nuclear energy, and it aims to inhibit the use of nuclear energy for any military purpose. It is not under the direct control of UN, but it reports to both UN General Assembly and the Security Council. It has 173 member states, and it is headquartered at Vienna, that is in Austria. So the next topic is bioeconomy. So India's bioeconomy, Prime Minister Modi has said that India's bioeconomy has grown eight times in the last 8 years, and it has reached to $80 billion level. So what is bioeconomy? So basically an economy where the basic building blocks like the materials, raw material, chemicals, energy, they are derived from renewable biological resources, then it is called the bioeconomy. Okay, so if you are using sustainable resources to produce your food, energy, and industrial goods, then you are creating a bioeconomy for yourself. Okay, so size of India's bioeconomy has reached $70.2 billion level at in 2020, and of course now it will be much higher than 2020 also, and it as against 2019, the bioeconomy size now stands at 2.7% of national GDP. So this report, India's bioeconomy report, that is giving us all these statistics regarding the bioeconomy of India. So it has been published by the Biotechnology Industry Research Assistance Council, that is BIRAC. So let us see also what is BIRAC. So it's a not-for-profit public sector enterprise which has been set up under the Department of Biotechnology. So it's an interface agency which undertakes strategic research and innovation for the country, and it addresses nationally relevant product development needs of the country. Okay, so it generally goes for industry academia interface, and it partners with both national and global partners to undertake this biological strategic research. So the next topic is fast radio burst. So a paper was published recently in the magazine Nature, and the astronomers in that paper have reported that they witnessed a fast radio burst. And why is it very unique? You know that in 2007 we witnessed the fast radio burst for the first time. So basically, fast radio bursts are the radio waves which have been emitted by some astronomical objects. We do not even know what kind of objects they may be. It could be a star, a magnetar, a black hole, planet, or anything like that. And the duration of that radio wave is very less, maybe even lower than a millisecond scale. So the first time it was discovered was in 2007, but since then 140 have been discovered. But this time it is very different, because when anything that was emitting this fast radio waves continued to emit it weak, even though the radio waves were weak. Okay, so this is also not the first time that it is happening. Even in 2012, similar fast radio burst was observed in 2012, and this FRB also behaved in a similar manner. Okay, so that's why, because it is happening after almost 10 years, that's why it has been in news. So the next topic is Anocovax. So ICAR and National Research Center on Equines have released India's first COVID-19 vaccine for animals. So it's an inactivated Delta variant vaccine, and it is found to be safe for dogs, lions, leopards, mice, and rabbits. India is not the first country which has developed this vaccine for animals. Russia was the first one, which released this Carnivac
COVID vaccine in 2021. So, U.S. Department of Agriculture has said that almost 15 species of animals have found to be infected with the COVID-19 until now, and even domestic pets and wild animals are susceptible to it. So, this vaccine is basically an inactivated vaccine like the Covaxin, and it neutralizes both the Delta and Omicron variants of COVID. Okay, so you know that even pets get this COVID from humans. So generally, it was observed that during the COVID waves, when the people were infected, their pets also got infected from the humans. So the reverse can also happen. So that's why it is important that even after vaccinating the entire world population, it is important that we also vaccinate the animals so that the traces of this virus do not remain active enough so that it can create a disease later on in time. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.